वालेकुम। NBTV स्पेशल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज का जो हमारा एक प्रोग्राम का थीम है वो बड़ा ख़ास थीम है, मगर जो टॉपिक है वो भी बड़ा अहम टॉपिक है। शायद आप लोगों ने उसे नॉवेल्स में, कहानियों में या फिर जो स्टोरीज़ आती हैं उसमें आपने पढ़ा हो कि एक प्रिंस होता है, प्रिंसेस होता है, बड़े अच्छे तरीके से वो मिलते हैं और फिर बड़ी अच्छी उसकी एंडिंग होती है। सिर्फ हमने ये सुना ही सुना है, ना हम उसके बारे में कोई हिस्ट्री जानते हैं, वो होते कौन है, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं। ज़ाहिर है हमें इतना पता है कि हाँ भाई रॉयल फैमिली है, वहाँ से वो बिलोंग करते हैं, लेकिन पीछे की जो हिस्ट्री है वो हम वो जानते ही नहीं है। आज हम वो जानेंगे और हमारे साथ एक प्रिंस मौजूद है। मैंने भी आज तक रियल लाइफ में खुद से किसी प्रिंस को नहीं देखा था, मैं खुद भी फर्स्ट टाइम मिली हूँ और अपने प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों को भी जो है मैं चाहती हूँ कि आप भी उनसे मिलें। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंस मीरा हैदर ऑफ नटोर। हम उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आदाब जी, तो रहिए। वालेकुम अस्सलाम, आदाब मेरी तरफ से भी आपको। जज़ाकल्लाह। क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए। आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा मैंने आपको अभी बताया लोगों को कि हम एक प्रिंस से मिल रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन मैं आगे की तरफ नहीं जाऊँगी, मैं आपकी हिस्ट्री की तरफ जाऊँगी। जी बिल्कुल। जैसे कि हम जानते हैं कि तहरीक आज़ादी में आपकी फैमिली का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। जी। हमारे व्यूवर्स बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो आज जो नहीं जानते मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें बताएं कि किस तरीके से आपकी फैमिली ने स्ट्रगल किया उस टाइम पर, क्या वजूहात बनी, वो हम सब जानना चाहते हैं प्लीज़। वेल देखिए, अगर हम देखें कि हर एक फैमिली का कोई आगाज़ होता है, किसी भी इनिशिएटिव का एक स्टार्ट होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा अपने ख़ानदान के बारे में कि मेरा ख़ानदान का ताल्लुक़ जो है वो अब्बासी खिलाफत और फ़ातिमा खिलाफत से रहा। मेरा एक हिस्सा नजीबुत्तरफ़ैन प्योर सैयद है जो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तरफ से है, और एक हिस्सा जो है वो आधा गैर सादात और सादात है जो जिसका शजरा मिलता है हज़रत अबू बकर फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम से। तो अराउंड 13th सेंचुरी में हम लोगों की आमद हुई इंडिया, और ये वजूहात कुछ इस तरह बनी कि जब बगदाद हुआ और मंगोलों ने अटैक किया बगदाद के ऊपर, तो खिलाफतें टूटी। फ़ातिमी खिलाफत को अब्बासी खिलाफत निगल गई, और अब्बासी खिलाफत को काफ़ी जी बिल्कुल आपकी मंगोल अटैक निकल गया। तो जो कुछ भी हाथ लगा, चूँकि ये जड़े जप्पे ख़ानदान थे, मशहूर इनकी हेरिटेज थे, बैकग्राउंड्स थे, तो हम सब अपने असास से लेकर हम मुंतकिल हो गए बर्र सग़ीर की जानिब। 13th सेंचुरी की शुरुआत में हम लोगों की आमद हुई, और वहाँ से हम लोगों ने अपनी जायदादें, जागीरें, उस टाइम पे हर जगह के अपने ख़त्तों के रूलर्स हुआ करते थे। हर राजा महाराजा अपने स्टेट को, अपने रीजन को ओन करता था, अपनी करेंसी रखता था, उसकी पावर उस हदूद तक एक्टिव थी। ठीक है, अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए जंगें भी हुआ करती थी। जिन मंगोलों को छोड़ के हम बगदाद में आए थे, वो मंगोल कहीं ना कहीं अपनी ताकत और अपना अपना जो एक उनका पोटेंशियल था वो बर्र सग़ीर तक भी लेके आना शुरू हो चुके थे। तो 13th सेंचुरी में जब हम लोग अपनी जागीरें ख़रीद चुके थे और हमारे स्टेट्स बिल्ड हो चुके थे, तो उस टाइम पे मेरा जो ख़ानदान है, जो मेरा दरियाल है, उनकी पहली इस्टेब्लिशमेंट नेहटौर बारा टोपी सरकार के नाम से जो मशहूर है, वो वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट कायम की गई। और उसकी सेकंड इस्टेब्लिशमेंट जब मुग़ल रूल शुरू में हमारे साथ इतना फ्रेंडली नहीं रहा, लेकिन जब आधा मुग़ल रूल गुजर गया तो हमारी, चूँकि हम मुसलमान थे, तो मुसलमान होने की हैसियत से हम लोगों के अंदर कोलैबोरेशन एक अच्छी बैठी, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने मुग़ल सल्तनत से समझौतों की बुनियाद पे उनको महाराजाओं की गद्दियाँ दे दी, और हमारे आबा अजदाद ने राजा साहब की गद्दी संभाल ली, और अपना आधा टैक्स लगान जिसे आप बोलते हैं उनको पे करने लगे, और आधी टैक्साइजेशन हम अपने पास रखने लगे, जिससे हम अपना जैसे गवर्नमेंट ओन करती है अपना टैक्स, हम भी ओन करने लगे। ये बात है सादात नेहटौर की। और अब एक दूसरी फैमिली है, फैमिली ऑफ महमूदाबाद। ये मेरा ननिहाल का हिस्सा है बेसिकली। तो मेरी वालदा की तरफ से महमूदाबाद रियासत का भी क़याम कुछ इस तरीके से हुआ। 13th सेंचुरी में ये लोग आए, और ये इनका पहला पड़ाव जो पड़ा मैं महमूदाबाद में ही पड़ा। इनकी जागीरें भी काफ़ी फैली हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर। हम भी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते थे, यूपी से। और तो
लेकिन हम इनका जो बेसिकली जो कनेक्शन था मुग़ल सल्तनत से वो कुछ यूँ था कि ये काजी और मिनिस्टर्स के रोल प्ले कर रहे थे और अपनी जंगी खिदमात मुग़ल सल्तनत को देते हुए आ रहे थे अब्बासी खिलाफत के टाइम से। तो और फिर मुग़ल रूल से एक टाइम तक तो उनका बचाव हुआ जब ये बरसग़ीर मूव कर गए, लेकिन जब मुग़ल सल्तनत जब मुग़ल बन के बरसग़ीर पहुँचे तो इन्होंने अपने राब्ते कायम किए और वहाँ पे अपनी जंगी खिदमात देने लगे और राजा साहिब की गद्दी इन्होंने संभाल ली। तो इनके ऊपर बड़ा कोई अच्छा हाथ था मुग़ल सल्तनत का, जो हमारे ऊपर देर से पड़ा, लेकिन हमारी भी वक्त के साथ साथ हमने भी समझौता कर लिया खैर कि हम भी टैक्स देंगे। तो इस तरह हमारा चीज़ें हमारा ये जो रिश्ता था आपस में बंद गया। और जब एक पीरियड गुजर गया तो दूसरी इस्टेब्लिशमेंट नेटौर यानी कि ददियाल ने कायम करी अवध के अंदर, जो कि बिल्कुल नवाब ऑफ अवध के बिल्कुल ही हवेली के पास दूसरा पैलेस बनाया गया नेटौर का, जहाँ से नेटौर की एडमिनिस्ट्रेशन बैठ कर डील की जाती थी। वहाँ पे गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ डिस्कस की जाती थी, पूरी आइडियोलॉजीज़ कनेक्ट की जाती थी। तो उस टाइम पर हमारे ताल्लुक़ात हुए और कुछ यूँ हुआ कि बिजनौर हमारे ही रिश्तेदार जो थे जैदी फैमिली के बिजनौर के वो हमें सर्व नहीं करते थे, वो सर्व करते थे महमूदाबाद स्टेट को उनके मिनिस्टर होने की हैसियत से। तो जब उनकी शादी हुई उनकी बेटी से राजा साहिब महमूदाबाद की, तो उनसे मेरी वालिदा की पैदाइश हुई। और यहाँ से मेरे वालिद नेटौर चूँकि युवराज थे उस वक्त यंग थे, पढ़ रहे थे, तो ही वॉज इन लंदन एट दैट टाइम। तो बर्मिंघम में इन लोगों की मुलाकात हुई मेरी वालिदा से और वहाँ से इनकी जब लव मैरिज हुई। और तो जो ये कुछ सदियों का जो ये मैं क्या बोलूँ, खेल बोलूँ, किस तरह समझाऊँ, ये रिश्ता प्रॉपर्ली एक मुंसलिक हो गया। लव स्टोरी तो इन लोगों की थी ना, लेकिन रिश्तेदारियाँ भी कायम हो गई। और अपर क्लास के अंदर यही सीन था कि रिश्ते जोड़े, बिल्कुल अपर क्लास को मेनटेन करने के लिए राजा महाराजा एक्चुअली अपनी बेटियां और बेटे एक्सचेंज करते थे ताकि अपर क्लास सिस्टम मेंटेन रहे। तो इस तरह इन लोगों के ताल्लुकात मजबूत हो गए। अब मसाइल कहाँ शुरू हुए? मसाइल शुरू कुछ यूँ हुए कि मुग़ल सल्तनत का जब इख्तिताम था, क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह और ये सारे जो नवाबीन थे, ये इनका लास्ट पीरियड था, क्योंकि जब ये रूल कर रहे थे इन्होंने एक बेइंतहा गलती ये करी कि इन्होंने आने वाले लोगों को यानी मैं ये बोलूँ कि घुसपैठियों को ये परमिशन दी कि आएँ आके ट्रेड करें हमारे साथ। तो गोरी सरकार को उन्होंने परमिशन दी कि आइए ट्रेड कीजिए और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आपका इन्होंने इल्हाक किया, हमारी ज़मीनों पे इल्हाक किया और यहाँ से दीगर चीज़ें सीखी भी। इनकी एजेंसीज़ थी बाकायदा क्वीन विक्टोरिया की जो यहाँ पे आती थी और वो पूरे निज़ाम को सब देखती थी कि चल किस तरह रहा है, इनके दरबार चल किस तरह रहे, क्या ये शराबों में डूबे हुए हैं। और ये वो वक्त था जब नवाबीन बहुत ज़्यादा डूबे हुए थे शराबों में और अयाशियों में, क्योंकि इनको लगता था कि कोई भी जो चीज़ इनके हाथ आ गई है वो नहीं जा सकती, वो अब इनकी ही है ज़मीन। लेकिन देखें, चिराग तले अंधेरा होता है, आपको पता है। तो ये उसी अंधेरे का फ़ायदा उठा के पूरा ब्रिटिश ने फ़ायदा उठाया और सरकारी निज़ाम का हिस्सा बनी। वो जब मुग़ल सल्तनत के सरकारी निज़ाम का हिस्सा बनी तो उसने इंटरनल अफेयर्स के अंदर भी अपना, तब से मुग़ल का ज़वाल शुरू हुआ बेसिकली। तब से मुग़ल का ज़वाल शुरू हुआ जब से उन्होंने एक घुसपैठी के ऊपर अपना भरोसा कायम कर लिया। ऐसा ही हुआ। और फिर आपको पता है जब उन्होंने कहा कि हमें ओहदे दिए जाएँ ऊँचे, तो इन्होंने कहा हम देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं किया। और जाहिर सी बात है फिर और बात यहाँ तक सिर्फ नहीं लिमिटेड रही, फिर बाकायदा फ़ौजें उतरी, क्योंकि इन्होंने इनको ट्रेड के हवाले से अपने जो सी पोर्ट्स थे वो उनको दिए हुए थे। तो जब आपने ट्रेडिंग के हवाले से उनको सी पोर्ट्स उनके हाथों में दे दिए और उन्होंने कुछ गद्दियाँ संभाली नहीं हैं आपके ही स्टेट्स के अंदर, तो उनकी परमिशन के अंडर वो आर्मी और उनकी वो एजेंसीज मुग़ल सल्तनत के अंदर दाखिल हुई। और वहाँ पे सवाल उठाया गया कि लेट्स डिवाइड इन रूल, चलो डिवाइड करते हैं, रूल करते हैं। तो उन्होंने कहा डिवीज़न किस बात का डिवीज़न? मुग़लों ने कहा डिवीज़न किस बात का डिवीज़न? मुग़लों ने कहा, नवाबी ने कहा, राजाओं ने कहा, सैयद्स ने, गैर सादात ने, इवन दो वहाँ पे हिंदू राजा और काफ़ी ऐसे शासन मतलब यानी किंगडम्स थे क्योंकि हिंदू राजपाट चलाते थे, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने सिंपल ये बोला कि इनको हमने तो इन्वाइट नहीं किया, तो हम अपना शासन यानी कि हम अपना राज गद्दी इनको तो नहीं दे सकते, जाहिर सी बात है। तो वहाँ से जंग का आगाज़ हुआ।
जंग का और ये वो जंग थी, इसको बोलते हैं सेज ऑफ लखनऊ। सेज ऑफ लखनऊ। तो इस सेज ऑफ लखनऊ के अंदर जो पहला फितना शुरू हुआ वो यहाँ से शुरू हुआ। बेगम हजरत महल के साथ खड़े होकर काफ़ी नवाबीनों ने, जिसमें मेरे अपने दादा जान थे, महमूदाबाद से मेरे नाना जान थे, इन सब ने जंग लड़ी और ये जंग बहुत ही अनसक्सेसफुल गई। जी, बहुत अनसक्सेसफुल गई, क्योंकि बहुत सिंपल बात है कि आपने जब वजारतों की पोस्टें गोरों के हाथों में दी नहीं है नवाबों ने, फायदा तो नहीं तो होना। फिर जब अंदर ही दीमक लग गई है लकड़ी के, तो फिर लकड़ी ऊपर से खोखली ही है, वो खोखली है, जाहिर सी बात है। तो वो जो एक पिलर था वो कहीं ना कहीं डैमेज हो गया था। उस जंग के अंदर हमारा जो सेकंड एस्टैब्लिशमेंट था, जो अवध के अंदर था, नेटौर स्टेट का, वो इतना कोई उसको मिसमार कर दिया गया। बात पहुंची नेटौर फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट बिजनौर तक, तो अंग्रेज़ों ने हमारे ख़जानची को बुलाया और कहा कि तिजोरी के असासे हमें दे दिए जाएं। तो ख़जानची चूँकि हिंदू था, बट चूँकि रियासत से बहुत मोहब्बत करता था, हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, तो उसने मना कर दिया। और उसके मना करने के ऊपर उस ख़जानची को खड़ा किया गया तोप के आगे और उड़ा दिया गया। मतलब वो उसने वफादारी की है, उसने वफादारी करी। और हम आज भी उस इंसान, उस हिंदू मुंशी की, उस वजीर ख़जाना की इज्जत करते हैं। आज भी उस इंसान का एक पोर्ट्रेट है जो हमारे तिजोरियों के बाहर लगा हुआ होता है कि इसने तिजोरी का ख्याल रखा, इसने माले गनीमत लुटने नहीं दिया हमारा बिल्कुल भी। और जब खजानची को उड़ाया गया तो नेटौर की हवेली में एक हंगामा मच गया। और एक बहुत अहमियत का हामिल बनता था। तो महारानी साहिबा ऑफ नेटौर, द राजमाता ऑफ नेटौर जैसे आप बोलते हैं, हमारी परदादी जान, वो और उनके छोटे से उनके यानी मेरे दादा जान छोटे थे, जाहिर सी बात है उस वक्त मेरे परदादा जान, तो उनको लेकर उन्होंने हवेली छोड़ दी, क्योंकि हवेली में लूट मार तो काफ़ी ज़्यादा सब शुरू हो चुके थे। ये खबर रास्ते में चूँकि आपको पता है सेज ऑफ लखनऊ का आगाज़ हो चुका था, लड़ाई जंगी चल रही थी, और ये अहकामात दे दिए गए थे कि इन शख्सियात की और इन राजाओं की जो खड़े हो रहे हैं, इनकी गर्दनें उड़ा दी जाएं, जिसके अंदर मेरे दादा जान का नाम भी था, इसके अंदर मेरे नाना जान का नाम भी था। कहीं ना कहीं हवेलियाँ भी डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। एक स्टैब्लिशमेंट जो अवध में थी नेटौर की, वो तो बिल्कुल बनने ही नहीं दी गई। किला महमूदाबाद जो ननिहाल का किला था वो भी मिसमार कर दिया गया था, लेकिन उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर लिया गया लेटर और सूना एज सून एज पॉसिबल। लेकिन और नेटौर का जो किला था उसकी वो भी काफ़ी डैमेज उसने फेस किया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसको भी रिकन्स्ट्रक्ट किया गया। कुछ अरसे के पीरियड में जब क्वीन विक्टोरिया आई और उनको एम्प्रेस का खिताब दिया गया, तो उस खुशी के अंदर उन्होंने जो डेड लिस्ट थी, यानी कि दादा जान को मारने के अहकामात थे और नाना जान को मारने के अहकामात थे, उसको अबॉलिश किया और उनको टाइटल दिया मेरी फैमिली को, नेटौर स्टेट की फैमिली को, पिलर ऑफ गोल्ड का। क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये बात समझ चुकी थी कि इनकी रियाया जो आज भी वहाँ पर है वो अपने राजा से ही मोहब्बत करती है, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो पकड़े भी नहीं जा सके। तो ये एक किस्म से बहुत बड़ा तमाशा था कि रियासत लुटने के बावजूद भी राजा साहिब उनके हाथ नहीं आए। वो पखनपुर गांव के अंदर उनकी रियासत ने छुपा लिया था। ये बल्कि मैं बोलती हूँ स्टार्टिंग वहीं से हुई आपकी फैमिली की। बेसिकली अगर खुदा ना खास्ता उनको मार दिया जाता तो नहीं होता ये सब कुछ। तो जी अच्छा, उस वक्त के जो तौर तरीक़े थे वो बहुत ही मुंजमद थे। वो कुछ इस तरह के थे कि हम लोगों की अपनी सेनाएं होती थी। सेनाएं बोलते हैं आर्मी। हर सल्तनत की, हर रियासत की अपनी आर्मी होती है और ये आर्मी चंद 100 लोगों पर मुश्तमिल नहीं होती, ये हज़ारों लाखों लोगों पर मुश्तमिल होती है। जो आर्मी आज आप इंडिया पाकिस्तान में देखते हैं, ये इतनी ही बड़ी बड़ी आर्मी हर एक सल्तनत होती है। इसी की तरफ आते हैं। यहाँ आपने जैसे अभी आपने बात करी आर्मी की, मैं यही बात करना चाहूँगी कि जैसे कि आप लोगों के साथ बड़े एक रिवायती रॉयल हैं, आप लोग जाहिर सी बात है रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी रिवायतें क्या अभी भी बरकरार हैं उस तरीके से? जैसे मैं आपसे बात करूंगी, आप लोगों के पास घोड़े देखे जाते थे। जी बिल्कुल। अभी हमने स्टोरीज में ये पढ़ा कि जी घोड़े पे आ रहा है, एक प्रिंस आ रहा है घोड़े पे, और इसी तरीके से क्या वो चीज़ें अभी भी बरकरार हैं? गाड़ियाँ पुराने स्टाइल की बड़ी खूबसूरत सी, उसी तरीके के किले बड़े बड़े महल की तरह अंदर से बने हुए, क्या वो आज सब बरकरार है या फिर नई चीज़ें जदीद टेक्नोलॉजीज आ गई हैं उनमें वो चीज़ें जो है वो सब तब्दील होती गई हैं, उनको भी बदल दिया उसने? देखिए, रस्म व रिवाज ऐसी चीज़ होते हैं जो कि आपको किसी से अलग करते हैं, आपकी इनफरादियत को लोगों के आगे उजागर करते हैं। तो रस्म व रिवाज तो नहीं बदल सकते, रस्म व रिवाज नहीं बदल सकते। ऊपर से जिस ख़ानदान से हम लोगों की वाबस्तगी
है वो रस्म व रिवाज कुछ इस तरह है कि हम जिंदा रहें या ना रहें, रस्म व रिवाज जिंदा रहेंगे, कायम रहेंगे, वो बिल्कुल कायम रहेंगे। और आप, मैं आज सामने बैठा हुआ हूँ आपके बिल्कुल, और मैं इतना मॉडर्न होने के बावजूद भी वही चीज़ें संभाल रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। बिल्कुल वो एक डिसिप्लिन है, रॉयल्टी डिसिप्लिन है। हमने जो चीज़ गिव अप करी है वो हमने अपनी रूलिंग पावर गिव अप करी है, जो हमें आप पे रूल करने की अथॉरिटी रखती थी, जिसको आप डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है, ताकि आप ये ना बोलें कि हमने ज्यादती करी आपके साथ, हमने कभी आपको चांस नहीं दिया कि आप अपनी मर्जी का लीडर चुन सकें, ठीक है। तो आपको डेमोक्रेसी हमने दे दी, हमने अपनी रूलिंग पावर, लेकिन हम अपना खानदानी निज़ाम वो चेंज नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। तो अभी भी घोड़े वगैरह उस तरीके से आप लोग यूज़ करते हैं? जी देखिए घोड़ों की चलने की जो रफ्तार होती है वो मर्सिडीज़ का मुकाबला नहीं कर सकती, जाहिर सी बात है, लेकिन हाँ घोड़े आज भी हमारे यहाँ हैं आप लोगों की। जी ये घोड़े, आपके घोड़े हुए, आपके जो बड़े बड़ी हवेलियाँ और दरवाजे और मंजिलें उसके अंदर और गुंबद, वो आज भी वैसे के वैसे ही, उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। उनके अंदर इंटीरियर फ्रांस से, इटली से मंगा के प्रॉपरली उसको एम्बेलिश किया गया है उन चीज़ों को। हाँ विंटेज कार्स का मुझे बेइंतहा शौक़ है, वो मुझे मेरे बावजदात की बेइंतहा याद दिलाती हैं, और उसमें बैठने के बाद मुझे कुछ अलग ही फीलिंग आती है, जाहिर सी बात है। सब कुछ चेंज लगता हुआ। हाँ, क्योंकि वो मुझे उसी दौर में ले जाती है जहाँ से हमारी वाबस्तगी है और जहाँ से हमारी इंफरादियत का एक मुंजमद ताल्लुक़ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो रस्म व रिवाज, वो गाड़ियाँ, वो घोड़े, वो आज भी हैं, स्तबल भी मौजूद हैं, हाँ नौकर चाकर भी मौजूद हैं, आज भी बड़ी ही रिवायती अंदाज से हमारे दस्तरखान लगते हैं। इस पे बात करते हैं, दस्तरखान पे किस तरीके से आप लोगों के खाने ज़ाहिर रिवायती होंगे, और रॉयल फैमिलीज में होता है कि बहुत सारे खाने होते हैं, मतलब आम लोगों को देखें तो उनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताएं, किस तरीके से आप लोग अपने खाने के दस्तरखान सजाते हैं? अच्छा, हमारी वालदाओं का एक बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि देखें, रसोई घर औरत का अधिकार है, ठीक है। आप जितनी बड़ी महारानी क्यों ना हो, लेकिन अपने शौहर को आप अगर परोसेंगी या उसको प्रेजेंट करेंगी या देंगी खाना, तो वो एक अलग खूबसूरती है। तो वो रसोई घर का जो रिवाज है ना, वो आज तक बरकरार है। नौकर चाकर हैं, बावर्ची हैं, लेकिन वहाँ पे औरत का, घर की औरत का मौजूद होना लाजमी है, ठीक है। और उसको चखने के लिए एक बावर्ची है, वो चखता है, जायका बताता है, और पेश करने से पहले वो पहले चखता है कि कहीं ये जहर आलूद तो नहीं है या फिर कोई मसला तो उसमें नहीं है खाने के अंदर। तो वो उसका उसकी टेस्ट करने के बाद कितनी देर बाद आप लोग खाना शुरू करते हैं? तकरीबन आधे घंटे के बाद। अच्छा। हमारे यहाँ क्योंकि खाना पहले बनता है, और हमारे यहाँ खाना पतीलियों में नहीं बनता, हमारे यहाँ देगों में खाना बनता है, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं जो खाते हैं, हमारे यहाँ में सर्वेंट क्वार्टर्स बने हुए हैं। हमारे देखिए रसूलुल्लाह का मैं कौल यही है कि जो तुम अपने लिए पसंद करो तुम वही दूसरे के लिए पसंद करो। ये पता है बहुत सबसे बड़ी अच्छी बात है आप लोगों ने कि आपके यहाँ एक तो देगों में खाना बनता है, और वो भी सेम टू सेम खाना जो आप खाते हैं वही आपके नौकर भी खाते हैं। जी बिल्कुल। तो वही चीज़ हमारे देगों में बनती है, और फिर पहले ये होता है कि उसको फिर उनको डिवाइड किया जाता है बाकायदा तरीके से, और हर त्यौहार के हिसाब से खाना बनता है, और मेन्यू डिसाइडेड होता है कि इस दिन गोश्त नहीं पकेगा, क्योंकि जो हमारे सर्वेंट्स हैं ना, कुछ नौकर हैं, वो हमारी फैमिली की तरह ही हैं। ये वो लोग हैं जो हमको हमारी इंफरादियत महसूस कराते हैं, हमें ज़िंदा रखते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि हम उस तरह नहीं जी पाएंगे जो हमें एक इंफरादियत फील होती है ना रॉयल होने की, वो हमारे नौकर हमें हमेशा वो ट्रीट करवाते हैं, वो हमेशा बिल्कुल वो हमें उसी तरीके से हमें ट्रीट करते हैं, और हिज हाइनेस राजा साहब, और हमारे नाम नहीं लिए जाते हैं, साहिबजादा, युवराज, शहजादे, इस तरह ही बात छोटे साहब, इस तरह ही बात की जाती है। तहजीब होती है, और ये बड़ी खूबसूरत तहजीब है जी, यही तहजीब है। हमारे यहाँ हमारे ख़ानदान में उर्दू, फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी और पोर्चुगल, ये वो ज़बानें हैं जो कि आप अक्सर सुनेंगे। चूँकि हमारी जो माएँ थीं और जो हमारे आबा व अजदाद थे, यानी कि वालिद जो ननिहाल हो या ददिहाल हो, हमारी माएँ भी पढ़ी लिखी थी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अपनी वालिदा को 7 ज़बानें आती थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सीन ये है कि एजुकेशन को कभी भी हमने बैक ऑफ नहीं किया। पढ़ाई लाजमी जुज़ है, ये भी हदीस नबवी है कि अगर तुम्हें चीन जाना पड़े तो तुम जाओ। तो हमारी माओं ने हमें हमेशा एजुकेशन की तरफ बहुत राग़िब किया, और जो रस्म व रिवाज हैं, जो इस्लामी रस्म व रिवाज हैं, मॉडर्नाइजेशन से हट कर
जो रस्म रिवाज है हम वो भी फॉलो करते हैं आज के दौर में। हाँ देखिए परिवर्तन यानी कि चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जैसे सोसाइटी होती है वैसे आपको बनना पड़ता है। हाँ देखिए एक होता है ना कि एफिशिएंसी इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि आप ऐसे ज़राए चुनें ताकि आप आसानी क्रिएट करें अपने लिए ना। अब ये नहीं कि आपको कहीं पहुँचना है तो आप बैलगाड़ी में जा रहे हैं, इस तरह तो मुनासिब नहीं है। वक्त भी एक अहमियत रखता है, बदलाव बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी के अंदर। तो कुछ डिसिप्लिन हैं वो वहीं पे मुंजमद है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो बदली हैं। पर्दा सिस्टम था, पर्दे का निज़ाम था पहले औरतों के लिए, वो कायम रहा। जो औरतें आज भी पर्दा करती हैं वो पर्दा करती हैं, वो भले ही अपने गयारों में घूमें या साड़ियाँ पहने या जो भी उनका तौर तरीक़े हैं वो उस तरह ही फॉलो करती हैं। हाँ जो औरतें पर्दे से बाहर आईं उनका अपना लाइफ स्टाइल है, लेकिन वो फिर भी तहजीब में रहती होंगी। हाँ वो तहजीब में रहती हैं। जो आपने कहा कि आप रिवायतें नहीं छोड़ सकते, तहजीब में रहती होंगी वो भी। मेरी वालदा ने आफ्टर हर मैरिज पर्दे से वो बाहर आई, क्योंकि शी वाज द पार्ट ऑफ यूनेस्को, शी वाज अ पार्ट ऑफ डिफरेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, शी बिकेम अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल फैमिली आल्सो, एंड शी वाज अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल फैमिली ऑलरेडी। तो उनको बहुत सारे टूवर्ड्स करने पड़ते होंगे, तो जरूरी भी था। तो पर्दे से बाहर आना लाजमी था। स्लीवलेस ही पहना, बैकलेस ही पहना, अकेले भी ट्रैवल किया, लेकिन ये था कि मॉडर्नाइजेशन फॉलो करते करते तहजीब भी बरकरार रखी। तो आप देखेंगे तो एक अगर वो साड़ी भी पहनती थी तो वो उनकी शिफॉन की या सिल्क की साड़ियाँ वो बहुत ही एक तरीके से लपेटती थी। तो वो ब्यूटी मुझे आज भी याद है। मुझे लगता है कि वो मुझे लगता है कि उन्होंने मॉडर्नाइजेशन को, रिवाज को कायम रखा। तो इस तरह आपको चलना पड़ता है कि आप अपनी तहजीब ना खो दें कहीं ना कहीं। फैशन भी करें और तहजीब ना खो। फैशन तो देखिए, फैशन तो हर दौर में बदला है। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें सोसाइटी का बदलना ही पड़ता है। फैशन हर दौर में बदला है। आप जब बगदाद से आए तब फैशन बदला। जब आप अगर आप 13th सेंचुरी में जाएं फैशन का ट्रेंड अलग था, फिर आप मुगल सेंचुरी में आए, वही फैशन जो है आगे आते भी रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। जी फैशन एक्चुअली मुझे रिपीट होता है कहीं ना कहीं। बस ये कि ट्रेंडिंग जो हमारे यहाँ आजकल फॉलो की जाती है, जो वर्ड निकाला है इट्स ट्रेंडिंग, तो वो जो ट्रेंडिंग का सीन है वो अलग है, लेकिन फैशन लेकिन जो रिवाज है वो आप नहीं छोड़ सकते। आप उसको इनकॉर्पोरेट कर लें फैशन के साथ, लेकिन लेट्स नॉट बिकम अ कार्टून। अच्छा अभी हम आपकी ज़िंदगी भी की तरफ भी आते हैं, लेकिन उससे पहले एक और सवाल है कि आप लोग पाकिस्तान क्यों नहीं मूव ऑन हुए? पाकिस्तान हम इसलिए मूव ऑन नहीं हुए क्योंकि देखिए हमारी ऑलरेडी वहाँ बहुत प्रॉपर्टीज़ थी, और पाकिस्तान जब बना है और जब जिन्हा पाकिस्तान आ चुके थे और फातिमा जिन्हा भी पाकिस्तान आ चुकी थी, तो आर्मी ने उनके साथ जो किया माजरत के साथ, ये बहुत ही खुला वो है। जनरल अयूब खान ने का जो एक तरीक़ाकार रहा मादरे मिल्लत के साथ और क्या कहते हैं मोहसिन पाकिस्तान के साथ और कायद के साथ। तो जब आर्मी ने अपना रवैया बदल दिया पाकिस्तान बनने के बाद, और जब आपकी मादरे मिल्लत सेफ नहीं रही और उनको ये खिताब दिया गया कि ये तो एजेंट हैं अंग्रेज़ों की, और ऐसी बातें उनके बारे में बोली गई, और और जब रेडियो पाकिस्तान से उनकी जब नशरियात आती थी तो उसको बंद करवा दिया जाता था। तो जब मादरे मिल्लत का ये हाल किया, लियाकत अली ख़ान को गोली मार दी गई, तो जब उनका ये हाल किया तो फिर हमें हम जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान नहीं आए। नाना साहब पाकिस्तान आए थे 2 साल के लिए, उन्होंने पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वो यहाँ का हाल देख चुके थे। पाकिस्तान बन गया था, लोग आज़ाद थे, लेकिन जो लोग अनफॉर्चुनेटली जिनको जो काम दिए गए थे वो काम छोड़ के पावर की तरफ राग़िब हो रहे थे कि पावर हमारे हाथ में आ जाए। वहाँ तो वो पावरलेस थे। भाई देखिए ना, जो चीज़ आप वहाँ पे करते आए और जिसकी मेहनत है उसका नाम यहाँ पे लेना चाहिए, वही बंदा लीडर है आपका, जाहिर सी बात है। जब आप अपने लीडरान को भुला बैठे और वो सिर्फ एक नोट की जीनत बन के रह गए, एक करेंसी की, तो मुझे लगता है कि हमारा आना यहाँ पे फिर आई गेस इट्स अनसेफ, इट्स वेरी अनसेफ फॉर अस। और जाहिर सी बात है हमारी इतनी प्रॉपर्टीज़ थी वहाँ पे, जब हमने यहाँ पे क्लेम करी तो हमें वो नहीं मिल रही थी। हमें क्योंकि कायदे आज़म गुजर चुके थे, मादरे मिल्लत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, राइट दिलवाने वाला कोई नहीं था। आर्मी तो खुद मादरे मिल्लत के पीछे पड़ी हुई थी उस टाइम पर, अगर आपने देखा होगा, ये तो बहुत बड़ा इशू था। तो जब उनको राइट्स नहीं मिले, नवाब जूनागढ़ ने जिसने इल्हाक किया पाकिस्तान के साथ, उनको अभी तक राइट्स नहीं मिले। मतलब आप खुद देख सकते हैं, ये मौजूदा दौर है ना, ये 2021 चल रहा है माशाल्लाह से।
क्या कहते हैं, कायदे आज़म की फैमिली रहती है कराची में, एक हिस्सा रहा है और आज तक रहता आया है। गवर्नमेंट ने क्या हेल्प कर दी 70 सालों के अंदर? गवर्नमेंट ने सिर्फ 23 अगस्त के प्रोग्राम या 14 अगस्त के प्रोग्राम के अलावा उनके घर पलट के नहीं पहुँचते। तो ऐसे लीडरान जहाँ पे वास करते हों, वास करने का मतलब है जहाँ रहते हों या फिर जहाँ हुकूमत करते हों, वहाँ पर हम लोगों का होना मुझे लगता है बेकार है। वहाँ पे फिर हम अपना रस्म व रिवाज भी खोएंगे, अपनी इंफरादियत भी खो देंगे और अपना जो एक असर उसूख और जो तौर तरीक़े हैं हम सब गंवा बैठे। वहाँ रहना आपका एक बेहतर फैसला था? वहाँ रहना बेहतर फैसला कुछ यूँ था क्योंकि अच्छा जब ये लोग कराची जब मुंतकिली हुई है लोगों की और महाजरीन पाकिस्तान आए हैं तो हमारे ऊपर अज़ाबात कम नहीं थे, हमारे ऊपर कोर्ट केसेस फाइल किए गए थे एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के, क्योंकि हमने मुस्लिम लीग का आगाज़ किया था। राजा साहिब महमूदाबाद ने मुस्लिम लीग का आगाज़ किया और चूँकि कहीं ना कहीं हमारा रिलीजन भी और सेक्ट भी सेम था, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू भी सेम थे, तो हमने कांग्रेस से जिन्हा को बुला के उन आइडियोलॉजीज़ के बिहाफ पे दोस्ती कायम करी और फिर उनको एज अ लीडर बीइंग अ बैरिस्टर उनको खड़ा किया अपने वकील की हैसियत से और उनको बोला कि इस पार्टी को आगे आप रन कीजिए मुस्लिम लीग के अंदर, क्योंकि तो इसके तब से चलती हुई तो फाइनेंसर वो मुस्लिम लीग बाद में पाकिस्तान मूवमेंट बन गई जिसको आप बोलते हैं तहरीक पाकिस्तान, तो वो मुस्लिम लीग का जो क़याम था वो वहीं से स्टार्ट हुआ। और जो चीज़ बात हिंदुओं को हज़म नहीं हो रही थी वो ये थी कि पहले तो इन्होंने आके यहाँ पे कब्ज़े कर लिए, ठीक है, फिर इनकी इतनी बड़ी गलती कि इन्होंने मुग़ल रूल यानी ये मुग़ल शासन चलाया, ये मुग़ल रूल स्टार्ट किया। मुग़ल रूल की भी अपनी कुछ बैकड्रॉस थे, मुग़ल रूल ने काफ़ी स्टेट्स उजाड़े भी हैं, जो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर मैं एक हिंदुस्तानी हूँ तो मैं एक पाकिस्तानी ही हूँ और मैं इस बात को बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि मैं एक हिंदुस्तानी भी हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप फ़र्क नहीं करते। मैं फ़र्क नहीं करता और मुझसे काफ़ी लोगों ने बोला कि आप क्या चूज़ करेंगे, आप इंडिया को चूज़ करेंगे या पाकिस्तान को चूज़ करेंगे, आपके लिए किसकी क्या अहमियत है? तो मैंने कहा देखें हिंदुस्तान मेरा दिल है और पाकिस्तान मेरी धड़कन है, मेरी धड़कन है, ज़ाहिर दिल और धड़कन साथ में चलती है। धड़कन होगी तो दिल काम करेगा, अगर दिल बंद हो जाएगा तो धड़कन का भी कोई रोल नहीं है। तो मेरे लिए तो ये दोनों ही मेरी रूट्स हैं और मैं अपनी रूट्स को नहीं छोड़ सकता। आपने बात करी इंडिया पाकिस्तान की धड़कन और दिल की, आज आप इंडिया पाकिस्तान को कैसा देखते हैं? आई एम रियली सॉरी टू से इंडिया पाकिस्तान को मैं कुछ इस तरह देखता हूँ कि आई डोंट लाइक करंट इंडिया इन पाकिस्तान एंड द रीज़न इज दिस, द करप्शन, like bringing up the fake candidates, the candidates you have been choosing for yourself is not are actually not appropriate. जो candidates आप choose कर रहे हैं अपने लिए, they're not appropriate enough to be the guiders and the leaders because they are only promoting themselves and they are not serving people, they are eating people, they have established their own ideology. मगर ये तो हमारा ही काम है, हम ही तो चुनते हैं उनको और आगे भी हम Exactly. तो 70 सालों में जो आप लोगों ने गलतियां करी हैं, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि कभी भी किसी को प्रोफेशनली देखकर उसको एक्सेप्ट ना करें, उसका पर्सनल लाइफ भी देखिए, जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही होगी। अगर मैं लिबरल हूँ तो मैं लिबरल दिखता भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अगर इस्लामी बन के आऊँ और मैं पीछे कहीं और कुछ करता पकड़ा जाऊँ तो आप बोलेंगे कि इसका बातिन कुछ और है और इसका बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि क्या है पीछे बिल्कुल। तो जब आपने 70 ईयर्स में ऐसे लीडर्स चुने जो बोरी बंद लाशें आपको दे रहे हैं तोहफों के अंदर, आपके लिए हड़तालें आप लिए चूज कर रहे हैं और एग्जैक्टली आपको उससे कुछ नहीं मिल रहा, मतलब हमारे राजपाट में तो ऐसा कुछ भी नहीं था बिकॉज रियासत डायरेक्टली कनेक्टेड थी राजा साहेब से एंड दे यूज्ड टू कॉल हिम बाबा और वही इज्जत वो हमको देते हैं। भले डेमोक्रेसी आ गई हो और आज भी लोग आके हमारे हवेलियों में बैठते हैं, आज भी खुला दस्तरखान लगता है रमज़ान के अंदर, दिवाली में, होली में, हम सबके साथ हैं। ईद हो, त्यौहार हो, हर ईद हो, त्यौहार हो, मतलब आपकी तो बहुत सारी सेलिब्रेशंस होती होंगी, आज दिन कुछ ना कुछ होता रहता होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर भी दिया गया है कि a person is not answerable for his religion to the state or the government। तो जब ये चीज़ अल्लाह और आपके बीच है तो इसमें ना जज क्या बोलने का कोई राइट है, ना पॉलिटिशियन का, ना किसी मुल्ला का, ना किसी मुफ्ती का, किसी का राइट नहीं है। ये इसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए आपने क़याम पाकिस्तान किया, आपने क़याम किया है पाकिस्तान को। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से खुश नहीं हैं तो फिर आप, मुझे लगता है, आप कोई नई सरजमीन ढूंढिए अपने लिए। वैसे ही है। अच्छा, ये तो बात कर ली
हमने इंडिया पाकिस्तान की इनकी ज़िंदगी के बारे में, अब इनकी जो अपनी पर्सनल लाइफ है अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे अपनी ज़िंदगी इनका आगाज़ इन्होंने एक रॉयल फैमिली में होते हुए किया। पहले हम बात करते हैं कि आप मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आप एंकर भी रह चुके हैं, मॉडलिंग भी आपने की है, बहुत सारी चीज़ें की हैं, बल्कि मैं ये सब कुछ आपसे ही जानना चाहूँगी। मेरा ये आगाज़ 7 साल की उम्र से हुआ और किसी को कोई आइडिया नहीं था कि प्रिंस क्लार्क का नाम क्लार्क भी होगा, बिकॉज प्रिंस अच्छा, क्लार्क का लक़ब आपको किसने दिया? क्लार्क मेरा तखल्लुस है, मेरा तखल्लुस है, मेरा पेन नेम है। और हमारे ख़ानदान में अलक़बात और तखल्लुस, क्योंकि हमारे यहाँ सब पढ़े लिखे हैं तो सबके, मेरी वालिदा का तखल्लुस तैश था, मेरे वालिद का तखल्लुस रज्जन था, और मेरे और भी चंद नाम हैं। क्लार्क भी मेरा तखल्लुस है, मेरे और भी नाम है माछू, पूशी, तो हमारे कुछ नेम्स हैं, कुछ नाम मेरे रॉयल टाइटल्स हैं, जिसको जैसे कि नज़र यल्दरम नाम है और रफ़ यल्दरम, तमग़े मिलते हैं इनको, इन पे आपको। तो क्लार्क का आगाज़ तो बहुत छोटी उम्र से ही हुआ। क्लार्क लुइस का मतलब होता है, अच्छा लिखने का मुझे बहुत शौक़ था शुरू से, मैं एक्सप्लोरिंग बहुत हूँ। मुझे जैसे होते हैं ना वो जो बच्चे होते हैं जो हर चीज़ में तक़रीब कारी करते हैं घुस के, मैं तक़रीब कार तो खैर नहीं था बिल्कुल बचपन में, लेकिन ये था कि मुझे बहुत शौक़ था मालूमात रखने का, क्योंकि मुझे हमें परमिशन नहीं थी घर में कि किसी बड़े से मिला जाए या ऑफिशियल गैदरिंग में जाया जाए, तो मीडिया से हमें बड़ा दूर रखा जाता था। और तो आपको मीडिया से दूर रखा, तो आप एंकर कैसे बने? मीडिया से दूर मुझे हमें बचपन में रखा जाता था कि सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए, सेफ्टी के लिए, और ये सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, इंडिया पाकिस्तान में नॉर्मल सेलिब्रिटीज भी जो हैं वो अपने बच्चों को मीडिया से दूर रखते हैं। ऐसा ही है। तो उसके लिए इसका रीज़न ये होता है कि लोग यूजुअली अपनी दुश्मनियाँ बच्चों से निकाल लेते हैं, और ट्रोल भी बहुत करते हैं, और दुश्मनी निकाल लेते हैं, किडनैपिंग हो जाती है, और बच्चा बगैर तालीम हासिल करने के लिए बाहर तो निकलेगा घर से, जाहिर सी बात है। तो इसलिए हम लोगों को हाइड करके रखा जाता था कि नहीं, आपको किसी एरे गैरे से या किसी बाहर के लोगों से नहीं मिलना, बस जो रियासती महल इतना बड़ा है, जाहिर सी बात है, इसमें घूम फिर लें, खेल कूद लें, जो दोस्त यार आ रहे हैं आप उनसे एंजॉय कर लें, और चूँकि आप इतने बड़े भी नहीं हैं कि कोई आपकी इतनी बड़ी महफिलें होंगी, तो इतना हमें अलाउड नहीं था। हाँ ये था कि हमें हमारे वालिदैन ने बहुत लग्जरीज प्रोवाइड करी, बहुत शेल्टर्ड लाइफ हमने गुजारी अल्हम्दुलिल्लाह। जब लोगों ने इस्तांबुल का नाम नहीं सुना था, हम उस टाइम पे क्रूज ट्रिप्स पे इस्तांबुल जाते थे, एंड I'll even show you the pictures वगैरह, तो हमने बहुत एंजॉय किया है। आप हमें पिक्चर्स जरूर शेयर, मैं बिल्कुल शेयर करूँगा आपके साथ पिक्चर्स। तो हाँ, तो अब सीन ये था कि क्लार्क लुइस का आगाज़ कुछ यूँ हुआ कि स्कूल से होती थी छुट्टियाँ हमारी, और छुट्टियों के अंदर हम लोग घर में एक हद तक ही एंजॉय कर सकते हैं, बाद में हवेली काटने को दौड़ती थी, जाहिर सी बात है। और हवेली से अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में मेरी आधी जो परवरिश में हुई मेरी यूएस के अंदर हुई, अमेरिका में। तो जब अमेरिका में मैं अकेला होता था तो मैं मॉम को बोलता था कि मॉम वेयर शुड आई गो, तो शी यूज्ड टू बी लाइक कि बेटा यू हैव टू जॉइन सम समर कैंप्स वगैरह। तो दिस इज़ वेयर आई जॉइन माई समर कैंप्स, एंड we used to do paintings and play games and do these contemporary dance वगैरह। वहाँ मैंने एक हिंदू दोस्त से मेरी मुलाकात हुई जो आज भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और वो मुझसे तकरीबन 7 साल बड़े उम्र में। तो वो उस कंटेम्प्रेरी क्लास के अंदर उन्होंने सेमी क्लासिकल परफॉर्म किया, जो कथक और भरतनाट्यम का कुछ मिक्सचर था। मैंने जब वो रक्स देखा कंटेम्प्रेरी के फॉर्म के अंदर, तो मैं बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस हुआ। आई वॉज लाइक कि ये रक्स तो मेरी मेरे इंडिया में होता है, तो ये रक्स यहाँ पे कैसे आया है, और मुझे जानना है इसके बारे में। मैं घर फ़ौरन पहुँचा, मैंने बगैर किसी को बताए लैपटॉप उठाया, और मुझे चूँकि एक्सप्लोर करने का एज क्या थी आपकी? I was 7 years old. I was 7 years old. मैंने लैपटॉप उठाया, और उस टाइम पे वो हमारे हाई फाई लैपटॉप नहीं होते थे, वो छोटे से जो HP वगैरह के आते थे डेल वेल के, वो लैपटॉप्स पर करते थे, और लैपटॉप भी कॉमन नहीं थे उस टाइम पे, मोबाइल फोन्स भी कॉमन नहीं थे। अब कॉमन है, उस टाइम मोबाइल फोन्स भी कॉमन थे, पेजर वगैरह होते थे उस टाइम पे। और मेरा पहला मोबाइल फ़ोन अल्काटेल था जो मुझे दिलाया गया था, क्योंकि मैंने बहुत हंगामा किया था। एनीवे, तो लैपटॉप पे मैं बैठा, और मैंने तकरीबन 8 घंटे कमरे में बंद होकर बगैर खाना पीना खाए, और मैंने सिर्फ सर्च किया और पूरी हिस्ट्री मालूम की कि ये है क्या, ये होता क्या है, वीडियोस देखी, सुना। तो मुझे एक बात समझ आई कि ये कोई आम चीज़ नहीं है, और जो चीज़
मैंने बाहर पढ़ा क्रिटिक्स के बारे में, प्रोस्टिट्यूशन क्या क्लासिकल क्या है, वो क्या सीन था। तो जब मैंने पूरी उसकी हिस्ट्री पढ़ी ना 3000 साल की, चूँकि अंग्रेज़ी मेरी अच्छी थी क्योंकि अमेरिका में मेरी पैदाइश हुई थी, और मेरी उर्दू उस वक्त अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी, और इसके तो काफ़ी लोग विटनेस हैं, इन्होंने मेरी भयानक तरीन उर्दू और हिंदी देखी है। ये तो मैंने वक्त के साथ अब सीख लिया। तो मैंने बैठ के जब पूरा उसको पढ़ा तो मुझे जो एक उसका जो हिस्ट्री पढ़ी मुझे इतना उसने इम्प्रेस किया। आई वॉज कम्प्लीटली overwhelmed when I read that Bharatanatyam has amazing roots and it's stretching from Tamil Nadu to till the Mohenjo-daro, यानी कि बर्रे सगीर इतना वास्ट स्पेस है। और भरतनाट्यम का जो एक वो रहा है रिवाज, वो तमिलनाडु से लेकर चेन्नई से लेकर आपका भला करे मोहनजोदड़ो तक रहा है। तो मैंने कहा ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, और इसका डिसिप्लिन है, इसके अंदर दृष्टि भेदाज हैं, अडबूज हैं, आपका इसमें पूरी इसकी विकैबुलरी है। जिस तरह आप उर्दू की पूरी विकैबुलरी है, आप जुमला नहीं बना सकते विकैबुलरी इस्तेमाल किए हुए, तो इसकी विकैबुलरी है। आई मूवमेंट्स के नाम हैं, दृष्टि भेदाज, नेक मूवमेंट्स हैं, आपके टॉर्सो मूवमेंट्स हैं, फीट मूवमेंट्स हैं, हाथों के जेस्चर्स हैं, आपके उनके अपने मतलब हैं, उनका इस्तेमाल है। फिर इसमें 3 हिस्से हैं, नृत्य, एक नाट्य और एक खालिस नृत्य। खालिस नृत्य सिर्फ रक्स है जो कि बीट्स पे होता है। अभी आप ये रक्स वगैरह की बात करें, आप रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं? जी बिल्कुल। तो फैमिली ने आपको इजाजत दिया करने? मैं जब घर आया हूँ मैंने आके अपने मॉम एंड डैड को क्योंकि मैं बहुत ही क्लोज रहा हूँ अपने पेरेंट्स से, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब बहन भाई बहुत ही क्लोज रहे हैं। हमारे जो पहले दोस्त हैं वो हमारे अपने वालिदैन हैं। हमारे दोस्त तो बाद में बने क्योंकि हम इतने शेल्टर्ड लाइफ गुजारते थे, तो हमें हर एक चीज़ तो घर में प्रोवाइडेड थी अल्हम्दुलिल्लाह। और यूएस में हमारी कोई हवेली नहीं थी, हमारा एक बंगला था यूएस के अंदर, तो हवेली तो इंडिया में थी, जाहिर सी बात है। और तो वो बंगलो भी आपको छोटा लगता हो क्योंकि आपकी हवेलियां तो बहुत बड़ी बड़ी हाँ, तो जब हम लोग इंडिया से यूएस वापस पलटते थे तो हम कहते थे हम किस माचिस की डिब्बिया में आ गए। मतलब हमारा बंगला बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे भी 8-9 कमरे हैं, बड़े हवेलियों से तो छोटा है, जाहिर सी बात है। वो भी पोश इलाके में है, इट्स लोकेटेड इन फ्लोरिडा, मियामी, और वो भी पोश एरिया ही है। लेकिन बात कहने की वो ये कि जो नौकर चाकर का रस्म रिवाज इंडिया में था वो वहाँ पे नहीं था। वहाँ पे तो हमारे 2-3 ही मुलाजिम थे, हम उनको ही अपना सब कुछ समझते थे, वही हमारे आधे दोस्त थे, जाहिर सी बात है, हमारे वालिदैन के बाद। तो मैंने वालिदैन के पास अपने आया हूँ, मैंने कहा भाई ये मैंने देखा है और मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है। तो मेरी वालिदा ने मुझे फरमाया कि भाई ये पूरी मालूमात लगा के आएँ और अब ये कुछ चाहते हैं हमसे। तो मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि मैं रक्स, क्लासिकल कंटेम्प्रेरी रक्स छोड़ के, मेरा इंटरेस्ट कम हो गया है कंटेम्प्रेरी में, मैं कंटेम्प्रेरी नहीं करूँगा आज से, मुझे आप क्लासिकल रक्स के अंदर इजाज़त दीजिए। एक ही दिन में माइंडसेट बदल गया। हाँ, तो मेरे डैड मुझे याद है स्मोक कर रहे थे बैठे हुए, और उन्होंने एस्ट्रे में सिगरेट अपनी वहीं बुझाई पूरी की पूरी। सारे सीन याद है? हाँ, मुझे हम अपने वालिदैन की बेइंतहा करीब थे, हम लोग हम आज भी उनसे इस तरह कुछ वाबस्ता हैं कि मुझे लगता है कि उनके बगैर शायद हम नहीं होते। तो मेरे डैड ने अपनी पूरी सिगरेट बुझा दी इस तरह ना, और वो गुस्से में नहीं थे, वो हैरान थे कि इसको क्या हुआ, वो हैरानी में उन्होंने बुझा दी। और मेरी वालिदा ने उनको देखा, फिर उन दोनों ने मुझे देखा। तो मैंने कहा मुझे क्लासिकल सीखना है, क्या बोल रहा है। तो मेरे डैड ने साफ अल्फाजों में बोला, बेटा देखो तुम अगर कथक की बात कर रहे हो, कथक बेइंतहा क्रिटिसाइज होता है क्योंकि इसको एक टाइम पे प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया गया था ब्रिटिश पीरियड के बाद। तो मैं तुम्हें कथक की तो इजाज़त एकदम नहीं दूंगा। मैं नहीं, तुम इतने छोटे से हो और तुम्हारे फैसले कोई इतने वो हाई फाइव भी नहीं है कि मैं फ़ौरन तुमने बोला और मैं कल से तुम्हें दाखिल करा दूंगा। मैं इस बात से जहमत नहीं हूँ कि तुम कथक करो। तो मैंने अम्मी को देखा, मैंने कहा बिकॉज वो शी वॉज द ओनली होप फॉर मी एट दैट टाइम, मैंने बना लेंगी। हाँ, तो मैंने कहा मॉम को मैंने इशारा किया दूसरे कमरे में आएगा। तो मैं खैर उठा और मैंने कहा मुझे करने दीजिए, मुझे बहुत शौक़ है, मेरी रूह लगता है कि इससे मुंसलिक हो गई है। तो मॉम मेरी हंसी एंड शी वाज लाइक तुम इतने से हो, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, रूह मुंसलिक हो गई है मेरी, ये और वो। तो उन्होंने मेरे खैर डैड से बात करी और 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर उनको मना लिया। उन्होंने ये बात बोली कि मैं कथक की परमिशन नहीं दूंगा क्योंकि क्रिटिसिज्म इतना है कि तुम खुद ही बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहाँ तुम्हें वो अदब और आदाब की आदत है और कि कहाँ तुम किसी के कोई जुमले सुन नहीं पाते। तो फैमिली की डिफेमेशन भी होगी कि राजा साहब
अपने बच्चे को अपने घुंघरू पहना दिए, क्योंकि ऐसे भी अल्फाज उठ के आते हैं ना कि आप घुंघरू पहना रहे हैं अपने शहजादे को, तो मैं तुम्हें भरतनाट्यम की ही परमिशन दूंगा खाली। मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या है, आप मुझे मिल गई ना परमिशन। उनको लगता था और मेरे गुरु को भी लगता था कि ये अब इसने ज्वाइन किया है, ये शाही खानदान है और ये नहीं कर पाएगा। तो उनके पास एक पतली सी बैम्बू की छड़ी, अब चूंकि वो उस्ताद मोहतरम थी मेरी और वो पद्म भूषण अवार्डेड उस्ताद थी मेरी, तो वो छड़ी लेकर ना ऐसे टक पैर पे लगाती थी मेरे कि ये बेटा ये शाही ज़मीन नहीं है, ये एक वैसे ही ट्रीट करती थी आपको जैसे सारे बच्चों को करती हैं। बिल्कुल। तो ये बेटा ये कोई शाही घर नहीं है, आपको रक़्स सीखना है, ये हमारी इबादत है, ये जो मंदिरों का डांस है भरतनाट्यम। तो वो ब्राह्मण थी, वो कट्टर ब्राह्मण थी। तो बेटा करोगे और उन्होंने कुछ हद तक सख्ती ज़्यादा दिखाई थी मेरे ऊपर, इसलिए कि शायद ये मुसलमान भी है तो ये छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन आई गेस मैं बहुत ज़्यादा मैं बहुत ढीठ हूँ इस मामले में। जब मैंने ठान ली है कि मैंने ये करना है तो आंधी आया तूफान आया, मैंने करना है और मैंने किया। तो 1 साल के बाद उन्होंने ये हजम कर ली बात कि नहीं ये नहीं जाएगा, लोग छोड़ गए, क्योंकि भरतनाट्यम बहुत मुख्तलिफ, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुख्तलिफ है। इट्स द मदर ऑफ ऑल द क्लासिकल डांसेस। क्लिप्स भी होंगे आपके पास? जी बिल्कुल, मेरे पास हम चलाएंगे, जरूर दिखाएंगे आपको। जी बिल्कुल। तो मैंने भरतनाट्यम का आगाज़ किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर वक्त गुजरता गया, एजुकेशन भी साथ साथ चलती रही, भरतनाट्यम भी होता गया और फिर मेरे उस्ताद बदले भी, क्योंकि हमारा आना जाना इंडिया से पाकिस्तान ऐसे बढ़ गया, क्योंकि अम्मी पाकिस्तान। वो कंटिन्यू रखा आपने कि अगर पाकिस्तान भी आए तो आपने कंटिन्यू रखा? हाँ, पाकिस्तान मेरा आना इतना रेगुलर नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि अम्मी आती थी पाकिस्तान और उस वक्त हम कोई बहन भाई पैदा नहीं हुए थे, तो अम्मी आती थी नाना साहब की प्रॉपर्टीज की वजह से। अच्छा। तो और कुछ रिश्तेदार यहाँ पे आए हुए थे, तो अम्मी को रिश्तेदारियाँ निभाने की बहुत पुरानी आदत थी। वो तो तरीक़ेकार है बिल्कुल। हाँ, तो वो तो हमारे खानदानी रस्म रिवाज है कि कोई अगर अमीर रिश्तेदार हो या गरीब रिश्तेदार भी हो तो मिलना तो अम्मी को लाजमी होता है उनसे। तो जॉन एलिया वगैरह सारे दोस्त यार थे अम्मी के, राहत काज़मी साहब वगैरह। आर्ट्स काउंसिल उस वक्त कराची का आबादी नहीं था, इस वक्त डेड प्लेस हुआ करती थी आर्ट्स काउंसिल, उसको आबाद करने वाले फरिया अल्ताफ़ गौहर बग़ारी साहिबा सारी लोग थे। अम्मी उसी का हिस्सा थी। बाद में ये टूटा आर्ट्स काउंसिल, तो वो फरिया साहिबा लाहौर चली गई, राहत काज़मी वगैरह नापा चले गए। तो इनका फ्रेंड सर्कल बिखरा। जॉन एलिया साहब का भी फिर इंतकाल हो गया उसके बाद, तो अभी भी ताल्लुकात हैं जॉन एलिया की फैमिली से इन लोगों के। तो सीन कुछ यूँ थे, तो भरतनाट्यम चलता रहा और पढ़ाई भी चलती रही। और फिर मुझे जब भरतनाट्यम में मैंने अपना स्पेशलाइजेशन कर लिया, तो मैंने फिर कथक की तरफ भी हाथ डाला। मैंने कहा अब मुझे कथक वो तो वाले साहब ने मना किया था आपके? वो इससे हाँ, क्योंकि उस टाइम तक इतना फेम मुझे मिल चुका था भरतनाट्यम करते हुए कि क्योंकि ना भरतनाट्यम इज़ द मदर ऑफ ऑल द क्लासिकल डांसेस। तो भरतनाट्यम ने ही कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, ऐसे बहुत सारे क्लासिकल रक़्सों को जन्म दिया है। ठीक है, तो फिर जब मुझे हिस्ट्री समझ आ गई और लोगों को जवाब देना आ गए, तो मेरे हाथ कथक पर भी सेट हो गया। मैंने कथक स्टार्ट किया, कथक वॉज डूइंग वेरी वेल। मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस जो थी, जो मेरा लक है मैं बोलूँगा, आई वॉज इन US एट दैट टाइम, आई वॉज रियली यंग, आई वॉज इन माई स्कूलिंग। तो मैं वहाँ पे एक थिएटर है फ्लोरिडा के अंदर, तो वहाँ पे माधुरी का आगमन हुआ। माधुरी साहिबा वहाँ पे आई, उनको आईफा अवार्ड्स के लिए बच्चे चाहिए था जो क्लासिकल कर सके। तो उन्होंने सबके ऑडिशंस दिए और प्रिंस हैदर वहाँ पे अपेयर हो गए, और बगैर कोई बताए कि मैं शाही खानदान का हूँ या कुछ भी नहीं, एक आर्टिस्ट होने की हैसियत से। हम आर्टिस्ट बहुत रफ एंड टफ लोग होते हैं, हम लोग हालात के अगेंस्ट जाते हैं, हमेशा हम बहाव के अगेंस्ट जाने वाली शख्सियात होती हैं। तो मैंने उनको ज्वाइन किया। ज्वाइन होने के बाद रिहर्सल्स के दौरान उनको पता चला कि मैं शहजादा हूँ और छोटा शहजादा हूँ, बहुत छोटी उम्र का हूँ, ऐसी बात है। तो 2008 के अंदर मेरी उम्र भी कोई ख़ास नहीं होती, 14-15 साल की मेरी उम्र थी आई गेस, या 13 साल की थी गालिबन, ऐसी कुछ। तो उन्होंने मुझे खैर बड़ी मोहब्बत से रिहर्सल्स हमारे साथ करी, और फिर मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस कथक का सेमी क्लासिकल का माधुरी के साथ हुआ आईफा अवार्ड्स के लिए। और फिर उसके बाद एक ऐसा जोश आया कि मैंने कभी अपना क्लासिकल नहीं छोड़ा। अभी भी आप उसको फॉलो करते हैं? मैं आज भी क्लासिकल करता हूँ, और मेरा क्लासिकल रक्स की कुछ शराइत हैं, क्योंकि क्लासिकल रक्स का आगाज़ था मेरा हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए। जो चीज़ें गंदगी में धकेल दी गई थी
और देखिए जब भी हम किसी के कल्चर पे या किसी के ऊपर अटैक करते हैं, तो जब हम घटिया पाने पे उतर आते हैं ना, तो हम उसका कैरेक्टर बर्बाद कर देते हैं उस चीज़ का, ठीक है, चाहे वो औरत का हो या मर्द का हो या किसी भी शख्सियत का हो या फिर किसी भी चीज़ का हो। तो क्लासिकल रक्स का कैरेक्टर को बर्बाद करने के लिए ना अंग्रेज़ों ने, एक गोरे को नहीं पता कि क्लासिकल क्या है, उसकी ब्यूटी क्या है, उसके लिए वो सिर्फ एक जिस्म है, एक इंटरटेनमेंट है, वो उसकी इंटरटेनमेंट वैल्यू को इंक्रीज करेगा और अपने मजे लूटेगा। दैट्स इट। जब वो उसके हाथ में नहीं रहा तो उसने वो बैंड लगा के उसको उन घरानों के ऊपर क्लासिकल के उनको धकेल दिया प्रोस्टिट्यूशन के अंदर। जो बात हमें हिस्ट्री पता ही नहीं है क्लासिकल की, हमने कहाँ से हिस्ट्री देखी, पाकिस्तान में हिस्ट्री जो बताया वो सुन लिया। हाँ, लोगों ने सुना ये घुंघरू बांधते हैं, ये तो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, तो लोगों ने इस तरफ उनको धकेला प्रोस्टिट्यूशन की तरफ। कराची के अंदर मुझे लगता है कि क्लासिकल का कोई भी इतना फ्यूचर नहीं है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैंने 2011 से परफॉर्म किया है पाकिस्तान के अंदर, और NCA के लिए, PNCA के लिए, आर्ट्स काउंसिल के लिए प्राइवेट परफॉर्मेंसेस भी मेरी होती रही हैं, मैं अभी भी थ्रो करता हूँ TDF में, T2F वगैरह में। तो ये है कि अब लोगों को एक, और मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हेल्प है, सपोर्ट है कि उन्होंने क्लासिकल का नाम उभार दिया। और क्लासिकल की जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है कि वो गंदा नहीं है, उसको समझो कि वो है क्या पहले यार, क्योंकि एक आर्ट फॉर्म है। और देखिए आर्ट इर्तिका, हाँ, उसी को आता है जो समझ सकता है। आप रोज एक नई कहानी कहते हैं, आप रोज नाचते हैं, ये दुनिया रक्सा है, ये दुनिया रक्स करती है। एक मॉलिक्यूल भी अपनी जगह पे स्पिन करता रहता है, आप उसको फ्रीज कर दीजिए, हमारी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना हम लोग, वो स्पिन करता रहता है, वाइब्रेट भी करता है। तो जब दुनिया रक्सा है और आप रोज रक्स करते हैं, आप हर रोज एक नई कहानी और कथा सुनाते हैं कि आप आज बीवी के इशारे पे नाच रहे हैं, अपनी अम्मा ने कुछ बोल दिया, आप झुंझलाट में यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो आप कथा, ये आपकी कथा है। तो जब कथा का लफ्ज़ निकला, जो कथा सुनाता है उसको बोलते हैं कथाकार, वो कथक करता है। तो कथक इज़ एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी जब दुनिया रक्सा है, सब नाच रहे हैं, तो एक मतलब भरपूर तरीके से नाच लीजिए, तो क्या बुरी बात है। तो ये मेरे कल्चर का हिस्सा था, तो मैंने उस चीज़ को प्रिजर्व किया। तो मेरी एक इनिशिएटिव बन गया कि हाँ, आई विल परफॉर्म बट ओनली फॉर द टेम्पल आर्ट एंड फॉर द सेक ऑफ आर्ट, दैट्स इट। काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो आपकी स्टोरी थी, और थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में टाइम दिया और बहुत सारा अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया, और काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री आपने हमें बताई। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ मौजूद थे प्रिंस मीरा हैदर, हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने पूरी अपनी हिस्ट्री बताई और पुराने दौर को, पुराने जो रॉयल फैमिली का उनका दौर था, आज के दौर में किस तरीके से चेंजेस आई, वो सब उन्होंने बताया। अपनी ज़िंदगी उन्होंने कैसे गुजारी, कहाँ कहाँ उन्होंने सर्वाइव किया, ये सभी कुछ उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। जो कहानियाँ हम पढ़ते थे, आज हमने आपको रियल में वो दिखाई भी है, और उनके थ्रू, उनकी ज़बानी आपने सबको सुना भी है। इसी के साथ अपनी होस्ट वजीहा अब्दुल कादिर को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NBTV स्पेशल।